मॉडर्न वर्क कल्चर एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है जहां दो जनरेशन के बीच का गैप सिर्फ एज का नहीं है बल्कि सोच का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हार्डवर्क ही सक्सेस का पहला और आखिरी फॉर्मूला है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी जनरेशन है जो ये मानती है कि स्मार्ट वर्क, मेंटल हेल्थ, बैलेंस्ड लाइफ और पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर किसी कंपनी की बैकबोन है। ये डिबेट एक बार फिर से स्पॉटलाइट में है क्योंकि इन्फोसिस के फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति, जो पहले भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाली बात कह चुके हैं, उन्होंने इस बार भी एक इंटरव्यू में इस बात को फिर से डिफेंड किया है। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात में एक नया एंगल ऐड किया है, चाइना का 996 वर्क कल्चर। क्या है ये फॉर्मूला? इसे जब चाइना में बैन कर दिया गया है तो नारायण मूर्ति क्यों भारत के वर्क कल्चर में इसे लाना चाहते हैं और क्या सही में इस फॉर्मूला पर काम करने से भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा? नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बात शुरू कहां से हुई। दरअसल हुआ यूं कि नारायण मूर्ति ने वर्ल्ड बैंक के 2023-24 के डेटा को कोट करते हुए कहा कि भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर कैपिटा इनकम करीब $2500 के आसपास ही है। वहीं दूसरी तरफ चाइना है जिसकी पर कैपिटा इनकम $12,000 के भी ऊपर है। इसके बाद मूर्ति ने जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी का भी एग्जाम्पल दिया। उनके हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों में डेवलपमेंट के दौर में देश के लोगों ने जी जान से मेहनत की। लेकिन शायद नारायण मूर्ति इस बात को भूल रहे हैं कि जापान में तो 1970s से लेकर 80s में इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान ओवरवर्क के चलते लोगों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगा था। ऐसे कई केसेस सामने आए जहां लोग लिटरली काम के प्रेशर और एग्जॉस्ट होने की वजह से मर गए थे। इसे जापानी भाषा में कारोशी कहा जाता है, जिसका मतलब है डेथ बाय ओवरवर्क। आमतौर पर यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक या एक्सट्रीम फटीग के कारण होना शुरू हुआ था और धीरे धीरे एक तरीके का ट्रेंड बन चुका था। खैर, इन देशों की तारीफों के पुल बांधने के बाद मूर्ति साहब इंडियन यूथ के एटीट्यूड प्रॉब्लम पर भी आए। उनका कहना था कि इंडियंस बहुत जल्दी वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने लगते हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स, इंस्टा रील्स, वीकेंड गेटवे, आराम, ये सब कुछ चाहिए, पर अगर देश को 2047 तक डेवलप बनाना है तो सिर्फ कंफर्ट से काम नहीं चलेगा। बात चल ही रही थी कि बीच में मूर्ति ने इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया, 996 का। उनके हिसाब से इस 996 वर्क कल्चर से चाइना कहां से कहां पहुंच गया। जब वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बस यहां से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको 996 को समझना जरूरी है। असल में 996 को चाइना में एक गाली की तरह बोला जाता है। ये एक इनफेमस वर्क कल्चर है जहां लोग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं। टोटल बनता है 72 आवर्स। चाइना में कई सालों तक ये वर्क कल्चर चलता रहा। खुद टेक बिलियनरीज जैक मा ने भी खुले तौर पर इस मॉडल को सपोर्ट किया था। ये वही शख्स हैं जिसने अलीबाबा कंपनी शुरू करके पूरे देश में ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और डिलीवरी सिस्टम को बदल कर रख दिया था। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जैक मा या इस तरह के वर्क कल्चर को सही बताने वाली कंपनियों में काम करने वाले लोगों को मशीन या यूं कहें कि स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ये प्रैक्टिस एक तरह का मास एक्सप्लॉयटेशन थी जहां लोग लगातार थकान से टूट जाते थे। बर्नआउट कॉमन हो गया था। कई रिपोर्ट्स में तो काम करने वाले लोगों को लिटरली अपने डेस्क पर बेहोश होने वाली बात भी कही गई थी। लोग सुइसाइड कर रहे थे, डाइवोर्स रेट बढ़ गया था और यहाँ तक कि लोग बच्चे तक पैदा नहीं कर पा रहे थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस टॉक्सिक लाइफस्टाइल से बचने के लिए कई लोग अपने परिवार के साथ बड़े शहरों को छोड़कर वापस टाउन या फिर गांवों में शिफ्ट होने लगे। कुछ वर्कर्स ने इस काम करने के तरीके के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लीगल पिटिशंस फाइल हुई और आखिरकार साल 2021 में चाइना की सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने साफ साफ बोल दिया कि 996 इज इलीगल। लेबर लॉ के हिसाब से स्टैंडर्ड वर्क वीक 40 घंटे हैं और मैक्सिमम इसे 44 आवर्स तक बढ़ाया जा सकता है। उसके ऊपर ओवर टाइम पे ट्रिपल रेट पर देना पड़ेगा। इसके बाद तमाम ऐसी कंपनीज को वार्निंग लेटर्स भी मिले जो लोगों से ओवर टाइम करवाया करती थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब मूर्ति जी ने इस एग्जाम्पल को ग्लोरीफाई किया तो क्या उन्होंने इसके बैकग्राउंड और इम्पैक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था? एक और बात पर सोशल मीडिया पर मूर्ति को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो ये कि चीन से काम करने के तरीके को तो कंपेयर कर लिया, लेकिन सैलरी को उन्होंने कैसे इग्नोर कर दिया।
क्योंकि चीन में फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जहां कम से कम 1 से 3 लाख पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, वहां भारत की ग्राउंड रियलिटी देखने पर आपको पता चलेगा कि एक अच्छे कॉलेज से फ्रेशर्स को 45 से 50 घंटे के काम करने की बमुश्किल 8 से 15 हज़ार की सालाना इनकम मिलती है, यानी कि 60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख पर मंथ, जो टैक्स के बाद 40 से 80 हज़ार ही बचता है। ऊपर से चीन में अगर कोई 996 में काम करता है तो उसे ओवर टाइम, बोनस और स्टॉक ऑप्शंस भी मिलते थे। तो सवाल यह है कि अगर इंडिया में कोई कंपनी लोगों से 996 जैसी मेहनत करवाना चाहती भी है तो सैलरी कितनी बढ़ाएगी? 3 गुना या 4 गुना? या कोई कंपनी इसके लिए तैयार होगी भी? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, मॉडर्न टाइम में इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा काम करने से अच्छा है आप स्मार्ट वर्क कीजिए ना। इस बात के लिए तो हमारे सामने कई ऐसे देशों के उदाहरण हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में पहले वर्कर्स बहुत लंबे समय तक काम किया करते थे। OECD और कोरियन टाइम्स के डेटा के अनुसार 2013 में एवरेज वीकली वर्किंग आवर्स 52 से 68 घंटे हुआ करते थे, लेकिन बाद में वहाँ की सरकार ने इसे हफ्ते के 52 घंटे तक कर दिया, जिसमें 40 घंटे जो थे वो आपके नॉर्मल वर्क आवर्स थे, इसमें 12 घंटों को ओवर टाइम के तौर पर ऐड किया गया। और हैरानी की बात ये देखिए कि उनके देश की प्रोडक्टिविटी इस चेंज के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ जर्मनी या फिर नीदरलैंड भी साल में सिर्फ 1400 से लेकर 1500 घंटे ही काम करवाते हैं, मतलब एक हफ्ते में लगभग 26 से 30 घंटे, लेकिन उनकी पर आवर प्रोडक्टिविटी इंडिया से 7 से 8 गुना ज़्यादा है। इसके मुकाबले इंडिया में लोग पहले ही 45 से 50 घंटे हफ्ते के काम करते हैं, फिर भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम है। मतलब साफ है कि किसी कंपनी का स्मार्ट सिस्टम और एफिशिएंट काम प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए इस डायरेक्शन में सोचना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं WHO के मुताबिक भारत में हर 7 में से 1 इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है। IT सेक्टर के हालात तो ये हैं कि यहाँ बर्नआउट रेट जो है वो 60% से भी ज़्यादा है। बर्नआउट मतलब जब आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इतना स्ट्रेस फील करें कि आप काम करने की कैपेसिटी तक खो दें। ऊपर से 25 से 35 साल के नौजवानों में हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर लोगों से 72 घंटे काम करवाने लगे तो अगले 10 साल में पूरी एक जनरेशन ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ की लड़ाई में टूट जाएगी। और जब वर्कफोर्स ही थक कर गिर जाएगी तो फिर देश को आगे कौन बढ़ाएगा? हालांकि कुछ लोग मूर्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ओला के भावेश अग्रवाल, लेंसकार्ट के पीयूष टीवी मोहनदास पाई भी बोल रहे हैं कि हाँ, स्टार्टअप फेज में 70 से 80 घंटे काम करना हफ्ते में बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हेल्थ से बढ़कर कुछ और हो सकता है? और क्या स्टार्टअप डेवलपिंग देश के नाम पर एक पूरी की पूरी पीढ़ी को एक्सप्लॉइटेट किया जा सके? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।